नमस्कार बच्चों, अब आपकी पढ़ाई की तपस्या पूरी हुई और मैं पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे और कोई भी उसमें आंसर की एक्सप्लेनेशन करने के बजाय करेक्ट आंसर्स क्या होंगे, इस पर मैं आपसे एक छोटा डिस्कशन करूंगा ताकि आप अपने स्कोर को मिला सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग सकें। जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न लिया है वो पैटर्न है इसमें डीलिमिटेशन कमीशन का। डी मैंने बुकलेट ली है। हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ? परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या, उनके भौगोलिक आकार और प्रति सीट जनसंख्या को तय करता है। भारत में अभी तक 4 परिसीमन आयोग बनाए गए और ये 4 परिसीमन आयोग जो बनाए गए वे 1952 में, 1962 में, 1972 में और उसके बाद 2002 में 4 परिसीमन आयोग बनाए गए, इसलिए इसमें सही ऑप्शन डी होगा। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखें तो अगला जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। जस्ट ए मिनट। Yes, the Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule of the Constitution to include which of the following languages? आज हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची पर यह प्रश्न है। 71वां जो संविधान संशोधन 1992 का है उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ए के करेक्ट आंसर के साथ आप ये भी समझ रहे होंगे कि मैथिली को जो है वो किसी दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा क्या है शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आते हैं कि एक मैच करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पार्टी, इट्स लीडर। भारतीय जनसंघ, उसके सामने लिखा हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र पार्टी से संबद्ध थे। सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव भारत के जाने माने समाजवादी थे, तो सोशलिस्ट पार्टी का मैच नहीं कर रहा है, वो आचार्य नरेंद्र देव होता तो सही होता। कांग्रेस यहाँ पर फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इसमें 2 करेक्टली मैच हैं और ये जो 2 करेक्टली मैच हैं इससे इसमें सही ऑप्शन होगा बी। इसमें बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। और 74वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो भाग 18 में है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इसके साथ ही संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के 20वें भाग में है, तो तीसरा कथन भी सही है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, डी 1, 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें सभी कथन सही है। हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन है which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? इसमें आपसे 7वीं अनुसूची के विषयों के बारे में पूछा गया है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बच्चों क्या है?
फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत कथन है, क्योंकि यहां पर सेंटर लिस्ट होना चाहिए, ये सेंटर लिस्ट में है, तो ये फॉल्स हो गया। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है ये यूनियन लिस्ट में है, इसलिए ये भी गलत कथन है, फॉल्स है ये भी, तो ये कथन भी फॉल्स हो गया। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, जो 7th शेड्यूल है, उसके 7th शेड्यूल में 81st जो आइटम है यूनियन लिस्ट का, फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, उसमें आप इंटर स्टेट क्वारंटाइन को पाएंगे। और क्वारंटाइन जो आप अभी कोरोना आया था तो उसमें लोगों को क्वारंटाइन किया गया जब वो माइग्रेट करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन जारी किया था, उसके आधार पर ये भी हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, तो यूनियन लिस्ट में है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है और कंपनियों पर लगाया जाने वाला जो टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट लिस्ट का नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। इसलिए इसमें सी स्टेटमेंट सही होगा, सी स्टेटमेंट सही होगा। तो एक क्वेश्चन और आपने देख लिया, फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? तो आप सभी जानते हैं आधार कार्ड के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत निजता के अधिकार को शामिल कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के भीतर शामिल नहीं माना था। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा डी, और डी में है आर्टिकल 21। तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय सवाल हम कह सकते हैं, पहले भी यूपीएससी ने इस तरह के कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिपीट क्वेश्चन है। फिर इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोक सभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, यस। 16वीं लोकसभा के पहले तक भारत में जो आचरण एथिक्स कमेटी थी वो तदर्थ समिति थी, वो स्थायी समिति नहीं थी। तो ये कथन क्या है? ये सत्य कथन है, सही कथन है, तो ये सही हो गया। और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में क्या है, पहले जो प्रिविलेज कमेटी भारत में होती थी, विशेषाधिकार समिति होती थी, उसमें नैतिकता के मुद्दों को देखा जाता था। फिर नैतिकता संबंधी समिति को अलग किया गया। 16वीं लोकसभा के पहले तक नैतिकता समिति तदर्थ समिति होती थी, एडहॉक कमेटी होती थी। बाद में उसके लिए लोकसभा में क्या है, एक स्थायी नियमों का प्रावधान किया गया और लोकसभा में फिर वो लगातार क्या है, बनने लगी। महुआ मोइत्रा का जो केस था उसमें जो निशिकांत दुबे जी थे, हालांकि वे राज्यसभा से थे, लेकिन निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत की थी कि महुआ मोइत्रा जो है वो जो हीरानंदानी ग्रुप के लिए अपने अकाउंट्स को यूज करती हैं, और इस आधार पर महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया गया। वो एक्सपेल जो उनको किया गया, सदन से जो उनको बाहर किया गया, लोकसभा की सदस्यता से जो बाहर कर दिया गया, उसमें नैतिकता जो समिति थी उसकी रिकमेंडेशन शामिल थी। तो इसलिए ये सवाल यहाँ पर पूछा गया, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? नो, ओनली एक मेंबर ही नहीं बल्कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वह शिकायत कर सकता है। ये नैतिकता समिति के नियमों में लिखा हुआ है। इसलिए बच्चों ये भी कथन क्या है, सही है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और कोई भी सदस्य शिकायत कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या है, मैंने गलत है, ये ओनली ये मेंबर होने की वजह से गलत हो गया। और इसके साथ ही जो मामले न्यायपालिका में चले गए वो सब जुडिस हो गए।
तो ऐसे मामलों को ये कमेटी इस पर विचार नहीं करेगी, ये सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, और पहला और तीसरा कथन जो है यह सही है, इसमें सी ऑप्शन है। इसके उत्तर के प्रति आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी पर एक डिजिटल कंटेंट पड़ा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो नियमों के अंतर्गत ये बात आपको क्या है मिल जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है उसको लेते हैं। यहाँ पर जस्ट ए मिनट बच्चों। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ, अच्छा ये हो गया, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो आप सभी जानते होंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चुन कर आए तो उसके पहले जो औपचारिकता थी, सारी औपचारिकताएं शपथ वगैरह दिलाने की, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करवाई। इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें सही होगा। आप अपने क्वेश्चंस को इस आधार पर मिला सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इस पर आते हैं कि एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, मेरी बात को बहुत गौर से आप सुनिए, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, ये तीनों शब्द आपको आर्टिकल 368 में मिलेंगे। एडिशन, संशोधन का मतलब होता है कि आप कोई बात जोड़ सकते हैं। संशोधन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और संशोधन का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रावधान में से कुछ बातें हटा सकते हैं, पूरे प्रावधान की किसी धारा को हटा सकते हैं। तो संशोधन का मतलब है किसी प्रावधान को जोड़ना, किसी प्रावधान को बदलना, हटाना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 3। और ये अच्छा सवाल है, बेयर एक्ट से सवाल है, किसी बुक से शायद ही सवाल हल हो पाए, क्योंकि शायद ही किसी बुक में दिया जाए कि संशोधन का मतलब परिवर्धन है, परिवर्तन है और निरसन है। हिंदी के बेयर एक्ट को जब आप पढ़ेंगे, हिंदी वाला ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको 368 में 3 शब्द मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल इस मामले में है, क्योंकि वो संशोधन से बेसिकली संशोधन में कौन सी 3 ऐसी बातें शामिल होती हैं उसके बारे में क्या है कहा गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, अ मनी बिल शैल नॉट बी दी प्रेजेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। यस, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं रखती है, वह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। तो यह भी ट्रू है। Amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha। नहीं, ये false है। लोकसभा यहां पर राज्यसभा के संशोधनों के साथ या संशोधनों के बगैर किसी भी धन विधेयक को जिस रूप में भी पारित करती है, लोकसभा को यह शक्ति है कि चाहे तो वह उसे स्वीकार करे संशोधन के साथ, या संशोधन के बगैर उसे क्या है पारित कर दे। इसलिए ये चौथा कथन फॉल्स है। इसलिए इसमें 3 कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसलिए इसमें सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, और नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे इस पर, तो यह है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं पढ़ा पाया, और सारे क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यही वो क्वेश्चन है जो मैं नहीं पढ़ा पाया। मुझे रीजनल या मुझे जोनल काउंसिल्स के बारे में तो उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के कंपोजिशन पर बहुत शानदार सवाल पूछ दिया जाएगा। फिर भी हम लोग कॉमन सेंस इस सवाल को हल कर सकते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following member?
अब इसमें क्या है, कंपोजिशन के बारे में पूछा गया, लेकिन यही वो साल था जिसमें सिक्किम को पूर्व के आंचलिक परिषद से, जोनल परिषद से निकालकर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्या है रख दिया गया। कंपोजिशन इसका क्या है, तो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद में संबंधित घटक राज्य के राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, बिल्कुल सही बात है, घटक राज्य के मुख्यमंत्री, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, जब आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में प्रावधानों को पढ़ेंगे तो आपको यह भी मिलेगा। एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द जोनल काउंसिल्स एंड एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसलिए होम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन के रूप में शामिल होता है। 3 इसमें सिफारिश के आधार पर सदस्य बनाए जाते हैं, नामांकन के आधार पर बनाए जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर भी गवर्नर भी होता है। इसलिए यहां पर बच्चों डी ऑप्शन क्या होगा, जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। 1, 2 एंड 3 एंड 4 बहुत अच्छा सवाल है, ये जानकारी को चेक करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर आएंगे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अधिनियम। मैंने जब आपको संविधान संशोधन पढ़ाया था उसी समय महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, और क्लास में अगर आप याद करेंगे तो मैंने इसको पढ़ाया था, और मैंने ये कहा था कि ये क्वेश्चन ये आने जा रहा है। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। नो, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रोविजंस हैं वो 18वीं लोकसभा से नहीं, दरअसल जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद क्या है लागू होंगे। इसलिए पहला वाला जो ये कथन है बच्चों, जो ये पहला वाला जो कथन है, ये कथन मेरे प्यारे बच्चों क्या है सही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसके संदर्भ में ये जो है ये क्या है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है जनगणना के बाद जो परिसीमन है तब ये लागू होगा, तो इसलिए यहां पर ये कथन गलत हो गया। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ये सही है, 15 साल के लिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. शेड्यूल कास्ट के लिए जो लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं उसी में महिला अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को दिया जाएगा। तो ये कोटा विद इन कोटा का प्रावधान करता है, ये भी क्या सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन क्या सही है। तो महुआ मोइत्रा ने, जम्मू कश्मीर के परिसीमन ने और इसके साथ ही महिला आरक्षण ने इन ऐसे सवालों को क्वेश्चन में पेपर में आने के लिए एक भूमि बनाई, और डायरेक्ट क्या है करंट से क्वेश्चन पूछने के बजाय उससे संबंधित जो संवैधानिक मुद्दे थे उनके प्रावधानों पर, या जो हम लोग कह सकते हैं कि जो संसदीय मुद्दे थे उनसे जुड़ी हुई बातों पर सवाल क्या पूछे गए। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है सही होंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, और ये जो नेक्स्ट है, A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts too। तो आप जानते होंगे कि जो 5 रिटें होती हैं उसमें से 2 रिटें प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी, ये कोर्ट को जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या है जारी करते हैं। सरसीरी में किसी नीचे कोर्ट में जो मामले की सुनवाई हो रही है उसको कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहते हैं कि आप उसे ऊपर भेज दीजिए। और प्रोहिबिशन में मामले को क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के कारण सुनने से मना करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि केरल के मछुआरों का मामला केरल की कोई लोकल कोर्ट नहीं सुन सकती, मतलब केरल के तट पर मछुआरों से संबंधित यूरोपीय यूनियन या इटली के मछुआरों से संबंधित कोई आपराधिक मामला है तो वो मामला दरअसल क्या है केरल की लोअर कोर्ट नहीं सुन सकती। तो यहाँ पर रिट पिटीशन जो आती है वो रिट जो जारी की जाती है प्रोहिबिशन की जारी की जाती है। तो ये जो प्रोहिबिशन की जो रिट है, इस रिट के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसी रिट है जो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करती है किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स की सुनवाई के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या है इसमें सी ऑप्शन क्या है लगाएंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं
कि consider the following statements. It is the governor of the state who recognizes the declares any community of the state as a scheduled tribe. Scheduled tribe को recognize कौन करता है? Scheduled type को declare कौन करता है? शेड्यूल टाइप को रिकॉग्नाइज राष्ट्रपति करते हैं। ये ध्यान रखना कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल के परामर्श से किसी राज्य में अनुसूचित जाति को स्पेसिफाई करते हैं। ये 342 में लिखा गया है। शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा 366 में है। 366 ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब को समझना है तो राष्ट्रपति, या 342 को समझना होगा। तो 342 के हिसाब से यहां पर गवर्नर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये दरअसल गवर्नर के कंसल्टेशन पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसे स्पेसिफाई करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। फिर अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट बी सो इन एन अदर स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है। लोकुर समिति बनाई गई। लोकुर समिति ने प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी इसी तरह से कुछ निश्चित प्रक्रियाएं बताई। तो उसमें ये नहीं कहा गया कि एक राज्य में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो दूसरे राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हो सकता। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब को किसी राज्य विशेष तक सीमित करने की किसी कसौटी की बात कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। और दोनों के गलत होने से डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर इसमें आते हैं तो नेक्स्ट है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दरअसल राष्ट्रपति जो है वो संसद में किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी हम ये कह सकते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाते हैं। प्रधानमंत्री की यहां पर कोई भूमिका संविधान में नहीं दी गई। और प्रधानमंत्री भी वैसे भी क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। प्रधानमंत्री लोकसभा से अगर आता है तो सदन का नेता है। लेकिन प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं। संसद का अंग वैसे नहीं जैसे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां और उन विधायी शक्तियों में संसद में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, संसद का सत्र अवसान करना, संसद को आहूत, लोकसभा को, राज्यसभा को बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, ये सब शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, वो इस आधार पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। At the union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Exactly. कोई भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना, राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर संसद में नहीं रखी जाती। आप पैसा लेना चाहते हैं, राष्ट्रपति को पहले आपको बताना पड़ेगा, तभी संचित निधि से पैसा मिल सकता है। इसलिए ये वाला क्या है? सही है। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत है। इसमें पूछा गया कि सही कौन सा है? सही वाला दूसरा स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन यहां पर आपने लगा दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है। वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां नहीं होंगी? जब आप किसी को हटाना चाहेंगे तो उसको चौधराहट करने का मौका तो देंगे नहीं, या उसको कोई भी सदन चलाने का मौका तो आप अधिकार तो देंगे नहीं। उसकी निष्ठा पहले से ही संदिग्ध आपने बना दिया। उसको आप हटाना चाहते तो किसी न किसी आधार पर हटाना चाहते हैं। इसलिए कॉमन सेंस ये कहता है कि ही शैल नॉट प्रिजाइड। जब आप किसी को हटा रहे हैं उसको अध्यक्षता नहीं देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो कथन है, ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसके सामने लगा देते हैं सही का निशान। ठीक है, ये सही है। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। यहां पर क्या है कि ही शैल नॉट प्रिसाइड, वो प्रिसाइड नहीं करेगा। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसे बोलने का अधिकार होगा। एक पद से आप हटा रहे हैं, संसद सदस्यता से आप नहीं हटा रहे हैं। वो लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा का सदस्य तो है ही, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी बनने की योग्यता नहीं रखता। इसे संविधान में लिखा भी गया है कि उसका बोलने का अधिकार बना रहेगा, और यहां पर कहा गया कि नहीं बना रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया। He shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। यहां पर क्या, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
जब वोट बराबर होगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर उसकी भूमिका निर्णायक हो जा रही है। तो यहां पर वो वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में जब ऐसा होगा कि दोनों तरफ से बराबर वोट होगा और उसको डिसाइड करने वाला वोट डालना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में वह वोट नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो दो कथन इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही होगा। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही होगा केवल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, किसी भी बिल का लंबित होना एक चीज है, और लंबित होने वाले बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये एक दूसरी चीज है। जस्ट ए मिनट बच्चों, यहां पर अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। जब लोकसभा ही नहीं बची रही तो बिल क्या बचा रहेगा। इसलिए अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है संविधान के अनुसार। A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha। अगर कोई बिल लोकसभा के द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में लंबित है और उसी समय लोकसभा विघटित हो गई, तो वह बिल भी क्या होगा, वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहां पर सही है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में पेंडिंग और लोकसभा में पास दोनों तरह के विधेयकों पर लोकसभा के विघटन का प्रभाव यह पड़ता है कि दोनों तरह के विधेयक लैप्स हो जाते हैं, चाहे वो लंबित विधेयक हो या पारित विधेयक हो। लोकसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त हो जाता है, लोकसभा से पारित विधेयक लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त हो जाएगा। तो दोनों कथन ये सही हो गए। अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउसेस टू ए ज्वाइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन लोकसभा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहां पर क्या है कि अगर कोई ऐसा बिल है, यहां अगर कोई ऐसा बिल है जो संयुक्त बैठक के लिए बुलाया गया है, तो ऐसे बिल के बारे में अगर लोकसभा लैप्स हो जाती है तो क्या होगा। तो एक बात समझने की है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल है जो राज्यसभा से शुरू होता है तो वो लैप्स नहीं होगा, और इस तरह की बात कहीं भी नहीं गई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर चीज है ये क्या है, गलत है, ये गलत है। इसलिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन क्या होगा, ये बी ऑप्शन इसमें होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो अगला जो डायमेंशन है वो ये है, अगला क्वेश्चन ये है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रोग्रेशन को कहते हैं सत्रावसान। तो लोकसभा के और राज्यसभा के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्रों का जो अवसान होता है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है या कैसे करता है। तो देखिए, सभी काम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है, और केवल कुछ ही ऐसी चीजें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डजंट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही बात है या ये बिल्कुल क्या है, गलत बात है। दरअसल क्या है, राष्ट्रपति किसी भी कार्य को, कुछ विवेकाधीन शक्तियों वाले कार्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह से, सहायता से ही कार्य करता है। तो ये क्या है, गलत हो गया। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न। जस्ट ए मिनट, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट रिक्वायर, ये दरअसल क्या है, मैंने यहां पर इसको ध्यान नहीं दिया, डजंट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें डजंट रिक्वायर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों से काम कर रहा है। तो इसकी व्याख्या को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में गलत लगेगा, इसलिए बिल्कुल सही मैंने बताया कि यह क्या है, गलत है। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सिने डाई। दरअसल अचानक किसी सदन को समाप्त कर देना और नई बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं दिया जाना, ये सिने डाई है। सिने डाई के बाद ही सत्रावसान होता है ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
who save in exceptional circumstances does so on the advice of the council of minister। यहाँ पर बिल्कुल क्या है, ये सही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर क्या है, वह लोकसभा को क्या है, भंग करता है। और जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के पास विश्वास मत है और विश्वास मत वाले प्रधानमंत्री ने 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सिफारिश कर दी कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर चुके हैं और इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है, पॉलिटिकली भी ऐसा हो चुका है, इसलिए इसमें क्या है, डी ऑप्शन क्या है होगा। तो इस तरह से मैंने लगभग सभी प्रश्नों को क्या है आपसे डिस्कस कर दिया, और ये क्या है, मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस किया है। तो अब क्या है, आपको अपने आंसर मिलाने में बहुत सुविधा सहायता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।